बीएससी का स्टूडेंट है, एमएससी है जिसने कर ली अपनी, तो वो सीड से रिलेटेड क्या बिजनेस कर सकता है? पहले जो काम 2 आदमी करते थे वो अब 1 को करना पड़ रहा जी है, सर। तो निश्चित तौर पे प्रेशर तो यहाँ भी उतना ही है। आप एमबीबीएस भी कर सकते थे, आईआईटी में भी आप जा सकते थे, तो आपने क्यों एग्रीकल्चर को ही क्यों एज ए कैरियर चॉइस चूज किया? मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर साइंस में कभी प्लेटो नहीं आएगा। वैरायटी कैसे बनती है, मतलब एक वैरायटी को बनने में कितना लगभग समय लगता है? जीवन तो हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमेशा सबका ये कंसर्न होगा कि क्वालिटी फूड मिले। जो एनबीपीजीआर है उसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ब्रीडर की प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें कितने रिक्वायरमेंट है? राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं एक दूसरा जीन बैंक। दुनिया भर की चोर बाजारी भी होती है, स्पूरियस सीड बिकता है, नकली बीज बिकते हैं। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से बाहर आपकी प्लेट तक भी है। अगर आप वीट कंज्यूम करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना चाहिए। सर, अगर हम बात करते हैं आज टोटल वीट एरिया की, तो 80% से ज्यादा एरिया में डॉक्टर जीपी सिंह सर की वेराइटीज लगाई जाती है, जो कि अभी प्रेजेंट डायरेक्टर है एनबीपीजीआर के। तो आज इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने वेराइटीज डेवलप की, जीन बैंक क्या होता है और किस प्रकार से हमारे जर्मप्लाज को स्टोर किया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कंप्लीट लाइफ जर्नी के बारे में उन्होंने बातचीत की है कि क्यों उन्होंने एग्रीकल्चर को चूज किया, कैसे उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में जो है रिसर्च किया, कैसे वेराइटीज डेवलप की, सब कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। या तो आपने अभी ब्रेकफास्ट किया होगा, या आपने अभी लंच किया होगा, या अभी आप डिनर कर रहे होंगे, या फिर क्या होगा। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेबल फूड है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें चावल और चावल के बाद में आता है गेहूं। तो आज हमारे साथ है मौजूद, जिनको वीट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर जीपी सिंह सर, डायरेक्टर एनबीपीजीआर। तो आज इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हम सर से समझेंगे किस प्रकार से सर ने जो इंपॉर्टेंट वीट की वेराइटीज है उनको डेवलप किया, और क्या होता है हमारा जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक क्या होता है, और किस प्रकार से जो हमारा जर्म प्लाज है उसको स्टोर किया जाता है। जैसा आपने कहा कि शुरू से मैं गेहूं के अनुसंधान में रहा हूं, परंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बनारस में पला बढ़ा हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने अपनी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली, और उसके बाद पीएचडी के लिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर में गया और वहाँ पीएचडी संपन्न की। और उसके बाद भारतीय जो सेवा है कृषि की, एआरएस जिसको कहते हैं, उसमें 1992 में सेलेक्ट होके हम सर्वप्रथम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में मेरी पोस्टिंग हुई थी। करीब 2 वर्ष का वक्फा था जहाँ हमने वहाँ पे सर्विस की, और उसके बाद मैं वीट के रिसर्च में जो गेहूं का अनुसंधान है उसमें लगा रहा। तो इस तरह से एक अनुसंधान की जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद लगातार 30 वर्षों तक गेहूं में काम करने के उपरांत यहाँ एनबीपीजीआर में सन 2022 में मैं आया, और उसके बाद यहाँ पे जो पौध अनुवांशिकी संसाधन है उसके बारे में अनुसंधान का कार्य लगातार होता रहा, और यही है हमारे बारे में मुख्य तौर पे। हाँ, तो सर जैसा कि आपने एग्रीकल्चर को चूज किया, तो आप एमबीबीएस भी कर सकते थे, आईआईटी में भी आप जा सकते थे, तो आपने क्यों एग्रीकल्चर को ही क्यों एज ए कैरियर चॉइस चूज किया? देखिए, जब मेरी पैदाइश हुई थी 60 के दशक में, तो उस वक़्त हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी इस देश में, और हमारे पिता ये चाहते थे कि मैं कृषि वैज्ञानिक बनूं। तो और ख़ास तौर से कृषि वैज्ञानिक में, जैसा कि आपको पता ही है कि उस ज़माने में गेहूं की क्रांति हुई, और उसमें जो प्रजनक थे, ब्रीडर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस देश को आज फूड सिक्योरिटी दिलाने में। तो एक फैसिनेशन था उनका कि हमारा जो पुत्र है वो ब्रीडिंग में काम करे। तो इस लिहाज से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का चुनाव किया हमने एग्रीकल्चर में, क्योंकि उनके हिसाब से, और मुझे भी बहुत लगाव था इस विषय में, और किसानों की सेवा करने का एक अवसर मिला जो एक वीट ब्रीडर के तौर पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता का और इस देश का बहुत
धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जिसने एक मौका दिया मुझे कि मैं कुछ सेवा कर सकूं। बिल्कुल सर, जहां तक हमने सुना है और जहां तक हमने जाना है, आपने जो हमारी वीट की मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटीज है जिनको फार्मर्स आज सबसे ज्यादा पसंद भी करते हैं, जैसे कि SD 2967 हो गई हमारी, SD 3086, और भी बहुत सारी हमारी वेराइटीज है, DBW सीरीज में हमारी वेराइटीज है। तो वो वेराइटीज आपने कैसे डेवलप की और क्यों वो इतना फेमस हमारी वेराइटीज हुई कि आज लगभग 50% से भी ज्यादा एरिया में वो जो वेराइटीज ग्रो हो रही है वो आपके द्वारा ही डेवलप की गई है? देखिए, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, तो हमने मैक्सिकन गेहूं और जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैं, वेराइटीज हैं, वो इंपोर्ट किए थे और ये एक ट्रिगर किया ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। और हमारे देश का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा, ना सिर्फ गेहूं में बल्कि धान में भी कालांतर में काफी उत्पादन में परिवर्तन आया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 80 के दशक में या 90 के दशक में, जब लोग ये बोलने लगे कि अब प्लेटो आ गया है प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, और अगर इसको ब्रेक नहीं किया गया तो भारत अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने में शायद सफल ना हो पाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस वक्त कार्य करने का मौका मिला। और जो हमारे वरिष्ठ लोग थे, मैं खासतौर पे डॉक्टर एस नागराजन का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया कि गेहूं में किस तरह से एक क्रांतिकारी सुधार किया जाए कि जो प्लेटो है उसको ब्रेक करें। तो उस दिशा में जो जलवायु परिवर्तन हो या उच्च उत्पादकता वाली किस्में हो या फिर पोषण के लिहाज से जो सुदृढ़ किस्में हो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत में हालांकि हम लोगों का पेट भर रहे थे, परंतु कुपोषण की एक ऐसी समस्या थी जो खासतौर से बच्चों में और महिलाओं में बहुत ज्यादा थी। तो एक इंटीग्रेटेड ब्रीडिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ 97-98 में, और आज जो आप कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा किस्में हैं, वो करीब करीब 75% जो रकबा है उस पे हमारे प्रोग्राम, हम लोग के टीम के लोगों के द्वारा डेवलप की गई किस्में हैं। और वो किस्में ऐसी हैं जो बहुत सी ऐसी थी, जैसे 2967 का आपने नाम लिया, जो करीब 8 से 9 मिलियन हेक्टेयर में लगी थी, और आज एक किस्म जो DBW 187 है, हाँ सर, वो करीब करीब 11-12 मिलियन हेक्टेयर में लगती है। और पूरे भारत के लिए रिकमेंड की गई किस्में जो हैं उनमें से ये एक प्रमुख किस्म है। तो किसान की आवश्यकता ऐसी थी, जलवायु परिवर्तित हो रही थी, वर्षा धीरे, एक महीना देर से हो, एक महीना पहले हो, बीच सीजन में हो जाए, कोई चीज निश्चित नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। तो किसान को आप ऐसा किस्म नहीं दे सकते कि अगेती बुआई में ऐसा लगाओ, पिछेती में ऐसा लगाओ, या बीच में अगर सोइंग करना है तो ऐसा लगाओ, ये किस्म लगाओ। किसान एक किस्म चाहता है, क्योंकि आप किसानों की स्थिति से भली भांति अवगत होंगे। आज किसान की जो परिस्थिति है उसमें कई किस्मों का एक साथ चुनाव करना उसके लिए संभव नहीं है। तो कुछ किस्मों का जो निर्माण हुआ, जो किसानों की बहुत प्रिय बनी, वो ऐसी किस्में थी जो अपने आप को बहुत आराम से अडेप्ट कर लेती थी कि किसी भी परिस्थिति में आप लगाओ वो अच्छा उत्पादन देती थी। साथ ही इनमें पोषण की जो समस्या, खासतौर पर जिंक, आयरन की मात्रा बहुत अच्छी थी, और 40 ppm से ऊपर, 45 ppm से ऊपर, प्रोटीन का प्रतिशत करीब करीब 13% था। तो एक किस्म की, एक प्रकार का समग्र विकास जिसको आप कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी, ये प्रोग्राम बड़ा ही सफल रहा। और मुझे बड़ी खुशी है और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं अपने साथियों का, जिनके सहयोग से ये किस्में डेवलप हुई। और आज भारत के जितने भी किसान हैं विभिन्न प्रांतों के, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह ये किस्में एक किस्म से राज कर रही हैं। तो ये एक मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत इनका निर्माण किया गया। सर जैसे कोई मतलब हमारे व्यूअर है वो जानना चाहते हैं कि एक वैरायटी कैसे बनती है, मतलब एक वैरायटी को बनने में कितना लगभग समय लगता है, जब नई वैरायटी किसानों तक पहुंचती है, एक लेब से लेके जब हम लैंड तक की बात करते हैं तो उसमें लगभग कितना समय लग जाता है सर? जब किस्म का निर्माण शुरू होता है और किसान के खेत तक पहुंचने के बीच में जो समय है तो करीब 8 से 10 वर्षों का होता है। और इतना समय अमूमन एक किस्म को किसान के खेत में पहुंचने में लग जाता है कि आप क्रॉस बनाएंगे या मटेरियल इंपोर्ट करेंगे किसी दूसरे देश से,
फिर उसको आप जो है अपने देश के विभिन्न परिस्थितियों में उनका इवैल्यूएशन करेंगे और फिर देखेंगे कि किसान के उपयोग के अकॉर्डिंग ये किस्म है कि नहीं। तो 8 से 10 वर्ष अमूमन समय लगता है। भारत के गेहूं का जो शोध है वो बड़ा यूनिक है अपने आप में, क्योंकि आप देखेंगे कि जो तीनों मतलब ऋतुएं हैं उनमें कहीं न कहीं गेहूं भारत में अवश्य लगा मिलेगा आपको। जी सर। तो आप कम से कम 2 फसलें तो निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आप 10 वर्षों का समय माने तो करीब 2 फसलों को लेकर करीब 5 से 6 साल में एक किस्म पहुंच जाती है। जी सर। तो इतना समय लगता है, लेकिन आजकल स्पीड ब्रीडिंग का टाइम आ गया है, उसमें और भी कम समय लग सकता है। अभी ये इवैल्यूएशन के दौर में है, आने वाले समय में देखेंगे हम कैसे ये एक सच्चाई में परिवर्तित होती है, पर ऐसा मानिए कि 6 वर्ष कम से कम एक किस्म को लगेगा। बिल्कुल सर, जैसे कि वेराइटीज बहुत सारी हमारी डेवलप होती है और बहुत सारी वेराइटीज हम मार्केट में भी पहुंचती है, लेकिन जो वेराइटीज आपने जो डेवलप की, आपकी टीम ने जो डेवलप की, वो किसानों के बीच में इतना प्रचलित क्यों हुई? मतलब हम बोले तो किसान उनके एकदम दीवाने हो गए कि अब तो यही वेराइटी लगानी है। 2967 के लिए हमने एक ऐसा टाइम देखा था जब तक रस्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक वो वेराइटीज बहुत लगाई गई। तो ये क्या कारण था? क्योंकि अल्टीमेटली ये वेराइटी कहाँ जानी है? किसान के पास। जी सर। तो अगर हम बाद में उसको दे दें और फिर उसको जबरदस्ती कहें कि इसको लगाओ, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल को लगाएगा, क्योंकि उसे पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल। तो इसके बजाय अगर उसकी सहभागिता हो प्रजनन के कार्यक्रम के दौरान, तो हमने ऐसा किया कि हमारे जो भी एक्सपेरिमेंटल फील्ड थे, बहुत से किसान हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग मुझे मानते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, वो सब हमारे फील्ड में आते थे। और जब हम एक तरीके से उनसे चर्चा करते थे फील्ड में कि आपकी आवश्यकता क्या है, आप किस किस्म की गेहूं की किस्म चाहते हैं, आपको कितने अवधि की किस्म चाहिए, कितने पानी की किस्म चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र का किसान और उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जब वो अपना बात हमको बताते हैं और हम जो अनुसंधान करते हैं, तो उन बातों को जरूर हम लोग मद्देनजर रखते थे कि किसान की आवश्यकता हमारे लिए सर्वोपरि है, और अगर हम कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कंज्यूमर का चॉइस होना बहुत जरूरी है। तो आपने सही कहा, किसान बहुत प्रेम से, बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत ही व्यापक तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि इन किस्मों को अपनाया, और निश्चित तौर पे उनमें उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, क्योंकि उच्च उत्पादकता वाली किस्में आई और बहुत लंबे समय तक राज किया। आप ये देखो, किसान के पास किस्में आती हैं, 1-2 साल में वो सीड चेन से अलग हो जाती हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि उनका प्यार नहीं मिलता। हाँ। तो सर, जैसे कि आपने एक और बीच में हमने बात की थी, माल न्यूट्रिशन की बात की थी, बायोफोर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं, आज जो सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी हमने टच कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम न्यूट्रिशन की कमी देखते हैं। इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है, मोर देन 50% पॉपुलेशन में ये कमी देखी जाती है। तो जैसे जिंक की कमी, आयरन की कमी, तो उसको भरपूर करने के लिए मतलब क्या आपने ऐसी वेराइटीज तैयार की थी जो बायोफोर्टिफाइड वेराइटी जिनको हम बोलते हैं? देखिए, 2010 से पहले एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान मेक्सिको में है, जहां से बीज आए थे हमारे हरित क्रांति के लिए, उसके सहयोग से, और बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन उसके माध्यम से, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, तीनों ने मिलकर एक परियोजना शुरू की थी बायोफोर्टिफिकेशन की, और ये गेहूं में सबसे पहले शुरू हुई थी। तो हमारा यही उद्देश्य था कि जब हम अल्पता से बहुलता की तरफ पहुंच गए, फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस। जी सर। तो जब शॉर्टेज था तो जो भी चीजें हम देते थे लोगों को खाने के लिए वो खाते थे। 60 के दशक में लाल गेहूं भी खाया लोगों ने, बाद में गेहूं ऐसा खाया जिसमें पौष्टिकता की कमी थी, क्योंकि हमारा पेट भरा नहीं था, इसलिए हम सब चीज, लेकिन जब पेट भर गया, हम बहुलता की तरफ आ गए, तो लोगों ने क्वालिटी का डिमांड किया। तो ये परियोजना मुख्य तौर पे, और साथ में हमारे देश की रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि कुपोषण की समस्या खासतौर से बच्चों में और महिलाओं में, प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा थी। तो आयरन और जिंक के फोर्टिफिकेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया। हालांकि भारत सरकार फिजिकल फोर्टिफिकेशन भी चलाती है, लेकिन जो अनुवांशिक फोर्टिफिकेशन है, जो जेनेटिक फोर्टिफिकेशन है, बायो फोर्टिफिकेशन, उसको मैं बेहतर इसलिए मानता हूं कि उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन कार्यक्रम की सफलता इतने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची कि आज जो भी किस्म भारत में निकलती है गेहूं की,
आप यकीन मानिए वो सारी ही एक किस्म से बायोफोर्टिफाइड होती हैं। जी सर। और आज तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने करीब 100 किस्में ऐसी निकाली हैं जो बायोफोर्टिफाइड है विभिन्न फसलों में। उसमें से करीब 60% जो किस्में हैं वो गेहूं की हैं। जी सर। तो ये इस परियोजना के को इस सफलता का श्रेय देना चाहता हूं कि एक बृहद कार्यक्रम चला, इसमें बहुत से संस्थान, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान और भी बहुत से संस्थान इसमें जुड़े और एक कलेक्टिव एफर्ट से ये इस स्तर पे पहुंचे हैं हम लोग। सर लास्ट 2-3 साल में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, मतलब क्योंकि मोस्टली अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं तो हम वीट प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब जो हीट स्ट्रेस की हम बात करते हैं, जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस, उसकी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उसको किस प्रकार से, जो फार्मर्स है वो उसकी वजह से जो यील्ड है हमारी वो भी डिक्लाइन हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न है हमारा कि कहीं ना कहीं वीट प्रोडक्शन जो है हमारा, गेहूं उत्पादन, वो कम ना हो जाए। तो सर इसको कैसे हम मतलब देख सकते हैं और इसका क्या, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? 60 के दशक से अगर आप देखेंगे, हर दशक वाइज हर दशक में 2-4 साल बहुत खराब साल होते थे। इन खराब साल, मैं खराब इसलिए कह रहा हूं कि वो मार्च फरवरी में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता था, कई दफे दिसंबर में भी बहुत ज्यादा तापमान हो जाता था। फिर 70 का दशक, 80, 90, 2010 के उपरांत खराब सालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। करीब करीब हर दूसरा साल मैं क्लाइमेट के हिसाब से बहुत खराब मानता हूं। लेकिन आप जब प्रोडक्शन ट्रेंड वीट का देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो 60-70 के दशकों में एक डिप आता था प्रोडक्शन का खराब सालों में, वो अब नहीं महसूस होता है। आप देखिए इस साल फरवरी में तापमान ज्यादा था, इस बार ऐसा मैंने बहुत लोगों से कहते सुना कि जाड़ा पड़ा ही नहीं। और जो नॉर्थ के एरियाज थे जहां जाड़ा पड़ा वो बहुत कम सर्दी, कम ड्यूरेशन की थी और मार्च में तो काफी तापमान बढ़ गया था। लेकिन आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि इस साल भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है वीट का, 117.5 मिलियन टन। हाँ सर। और ये उन किस्मों की देन है, क्योंकि हम जैसा पहले बता रहे थे आपको, हमारा एफर्ट ये है कि किसान को एक कंप्लीट पैकेज दिया जाए। उसको अलग अलग दवा नहीं देनी है कि पेट दर्द की अलग, सर दर्द की अलग, इस किस्म का प्रयोग सार्थक नहीं होगा। जी सर। आप एक कंप्लीट मेडिसिन दीजिए, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दीजिए, एक वैरायटी दीजिए जो हर परिस्थिति के हिसाब से अच्छी हो। उसमें कुपोषण के लिए भी कुछ जिंक एंड आयरन प्रोटीन का मात्रा हो, वो कम पानी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। पिछले साल भी बहुत अच्छा उत्पादन था, साल बहुत खराब था, सिवाय 21-22 के, जबकि हमारा करीब 1.5% प्रोडक्शन डाउन हो गया था, 109 से 107 पे आ गए थे। पिछले एक दशक में लीनियर ग्रोथ ऑफ वीट प्रोडक्शन है और ये उन सभी किसानों का योगदान है, मैं मानता हूं, जिन्होंने बड़े ही अथक परिश्रम से और वैज्ञानिक जो वेराइटीज डेवलप किए। मुझे ऐसा लगता है कि जो टारगेट हमको 2025 में अचीव करने के लिए दिया गया था पर्सपेक्टिव प्लान में, वो हमने 2015 में अचीव कर लिया। 2040 में हमारा टारगेट 140 मिलियन टन प्रोडक्शन का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टारगेट हम 2030 या 32 तक जरूर प्राप्त कर लेंगे। ये सारी वेराइटीज और पैकेज इन प्रैक्टिस का कमाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सर। ये तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं खाद्यान्न उत्पादन के अंदर हमेशा हमारी फूड सिक्योरिटी बनी रहे और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमारी बनी रहे। अब सर बात करते हैं, आपने 2016 से आई थिंक 2022 तक आपने IIWBR में वहां पे आपने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में आप यहाँ पे NBPGR में आए। तो सर जो NBPGR है हमारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसको क्यों गठित किया गया था? जब भी ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी और मेन मैंडेट क्या है NBPGR का सर? जो NBPGR है उसकी स्थापना 1976 में की गई थी और पहले ये प्लांट इंट्रोडक्शन डिपार्टमेंट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो पूसा संस्थान जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें चलता था। फिर कालांतर में 1996 में एक अलग स्वरूप में जो आज मौजूद है उसमें इसकी स्थापना की गई और उसका जो मेन मैंडेट है NBPGR का, वो अनुवांशिकी संसाधन का जो कंजर्वेशन है, उनका एक्विजिशन है। कहीं बाहर से अगर जरूरत है तो हम एक्वायर करें, उसको कंजर्व करें और उसको इवेल्युएट करें और फिर उसको प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकें। ये हमारा मेन मैंडेट है। इसके साथ ही भारत सरकार
को हम एक सलाहकार के तौर पे जो पॉलिसी इश्यूज हैं, खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी ट्रीटीज हैं, उनमें सलाह भी देने का कार्य एनबीपीजीआर करता है। जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है टू एंड फ्रो भारत में आने और जाने का, उसका मेन कस्टोडियन और नोडल ऑफिस एनबीपीजीआर है जो रेगुलेट करता है। मुख्य तौर पे यही जो जिम्मेदारियां हैं एनबीपीजीआर पे हैं। तो सर जिन बैंक की हम बात करते हैं, मतलब बैंक एक होता है बैंक हमारा जिसमें हम कोई भी आमतौर पर अपना नागरिक अपने पैसे जमा कराता है, तो जीन बैंक क्या है? मतलब इस बैंक को इसको हम कैसे बैंक को कैसे समझते हैं? जीन बैंक अगर मैं लेमैन की भाषा में कहूं तो हाँ, बीजों का बैंक है जी और जिसको हम अपने पास एज ए फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। जी सर। तो जीन बैंक हमारा जो है वो विश्व में सबसे बड़ा दूसरे स्थान पे आता है। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरे स्थान पे हम हैं और हमारे पास करीब करीब 4,80,000 एक्सेशंस जिसको कहते हैं या प्रजातियां या किस्में वो यहाँ पे कंजर्व्ड हैं हमारे मॉड्यूल्स में। और ये जीन बैंक एक तरीके से सेफ्टी डिपॉजिट है कि अगर भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ी इन जो रिसोर्सेज हैं, जो जेनेटिक रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, और ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये जानवरों में भी है, मछली का भी जीन बैंक है और माइक्रोब्स का भी जीन बैंक है। एक कलेक्टिव आईसीआर की ये सोच है कि ये संसाधन भविष्य में किसी आपातकालीन स्थिति में अगर आवश्यकता पड़े तो यहाँ से निकाल के बाहर उसको ले जाया जा सके और हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी का सिस्टम है उसको इंश्योर करने का काम ये जीन बैंक करता है। तो सर जैसे कोई भी वेराइटी नहीं डेवलप होती है, कोई भी जर्मप्लाज अगर इंट्रोड्यूस होता है, आइडेंटिफाई होता है, तो उसको रजिस्टर करके तुरंत स्टोर कर लिया जाता है, मतलब क्या प्रोसेस होता है इसका सर? देखिए, जीन बैंक में मैंने कहा कई एक्टिविटीज होती हैं। एक एक्विजिशन है, तो एक्विजिशन कई किस्म से हो सकता है। जैसे हमारी टीमें जाती हैं एक्सप्लोरेशन पे, दूर दराज के क्षेत्रों में कई दफे बहुत हॉस्पिटेबल कंडीशन होती है, इंसर्जेंसी से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहां भी हमारी टीमें जाती हैं और जंगलों में जो भी प्रजातियां हैं, किस्में हैं, वाइल्ड रिलेटिव हैं, जिसको CWR कहते हैं, क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव, उनकी खोज करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं और उनको लेके आते हैं और अपने जीन बैंक में रखते हैं। और बहुत दफे ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज हमें मिल गई जो नई स्पीशीज के तौर पे। जी सर। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी भिंडी में अभी एक नई स्पीशीज मिली है और तुलसी में कुछ नई स्पीशीज हमको मिली हैं। मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरिया है वहां पे एक नई स्पीशीज मिली है जो मिलती जुलती है उर्द बीन जैसी, तो उसको हम गडमल उसको कहते हैं, उनको भी हम अपने जीन बैंक में ले आए हैं। और आगे अगर कहीं आवश्यकता हुई फसल सुधार में, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में, तो हम उसको लेते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं साथ में और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर किसी ट्रीटी सिग्नेटरी देश को आवश्यकता होती है तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सर जैसे बात करते हैं हम, जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे मेज की हम बात करते हैं तो उनका जर्मप्लाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोले तो उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या हम ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते? मतलब उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, उसके सिग्नेटरी देश हैं और उसमें एनेक्शन 9 में 64 फसलें हैं जो इन जो देश हैं उनके मध्य एक्सचेंज हो सकती हैं। तो जिस भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसान को या जो NGOs हैं उनको आवश्यकता पड़ती है तो हम उनका इंपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए इंपोर्ट परमिट और तमाम क्वारंटाइन की व्यवस्था वो सब करते हैं और हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर ये फसल उस 64 की सूची से बाहर की है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे भी इंपोर्ट हो जाता है। तो ये प्रावधान तो है इसमें। सर इसकी बात करते हैं, जैसे फसल सुधार की बात की, तो जैसे हम कोई भी वाइल्ड रिलेटिव है तो हम ये जानते हैं कहीं ना कहीं वाइल्ड रिलेटिव में हमें ऐसे ट्रेट मिलते हैं जो हमारी क्रॉप को हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे आजकल हीट टॉलरेंस हो गया, किसी प्रकार से ड्रॉट टॉलरेंस हो गया, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाने में मदद करते हैं। तो क्या ऐसे भी कुछ एनबीपीजीआर कर रहा है कि ऐसी वाइल्ड जो हमारी स्पीसीज है या जो हमारे रिलेटिव्स है उनको आइडेंटिफाई करने का भी काम कुछ? हम जितना भी फसल के हिसाब से हमारा जीन बैंक में स्टोर्ड मटेरियल है विभिन्न फसलों में, वो हम खेतों में ले जा रहे हैं। अब उसमें वाइल्ड भी है, कल्टीवेटेड भी है, वेराइटीज भी हैं, इंपोर्टेड मटेरियल भी है।
और जब हम उसको एक परियोजना के माध्यम से, जिसको हम CRP ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो उसके माध्यम से हम फसल को खेत में ले जाते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। उसके लिए जो बायोटिक स्ट्रेस बीमारियां हैं उसके लिए, एबायोटिक स्ट्रेस, सूखा, गर्मी इत्यादि जो है, तमाम परिस्थितियों के लिए एक कलेक्टिव इवैल्यूएशन, यील्ड के लिए, क्वालिटी के लिए इवैल्यूएट करते हैं। और इवैल्यूएट करने के बाद हम एक कोर सेट की स्थापना करते हैं। और मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों में, जब से मैं इस संस्थान में आया हूं, सबसे बड़ा इवैल्यूएशन का प्रोग्राम हमारा सौरघम में चला था, जिसमें 26,000 के करीब एक्सेशंस हमने महाराष्ट्र में लगाए थे, जिसमें वाइल्ड रिलेटिव भी थी, क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव सौरघम के थे, और कल्टीवेटेड टाइप के भी थे, वेराइटीज भी थी, कलेक्शंस भी थे, किसानों के द्वारा जो कंजर्व मटेरियल है वो भी हमारे जीन बैंक में, वो भी इवैल्यूएट किया था, और विभिन्न चीजों के लिए इवैल्यूएट किया था। तो हमने एक कोर स्टेट की स्थापना की है। कोर सेट वो चीज होती है जो पूरे डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर देती है। जैसे अगर आपका 26,000 का कलेक्शन है तो उसका 10% यानी करीब करीब 2600 किस्में या एक्सेशन होंगे जो पूरा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको आइडेंटिफाई करके मटेरियल को शेयर करते हैं प्लांट ब्रीडर्स को, जिससे कि वो अपने पादप प्रजनन के कार्यक्रम में या सुधार के कार्यक्रम में इसको यूज करें। और जलवायु परिवर्तन में जैसे आजकल तापमान की बात हो रही है, जैसा आपने कहा था अभी, या सूखे की बात हो रही है, उसमें कौन कौन सी एक्सेशंस या लाइन उसके लिए अडेप्टेड है, और उन अडेप्टेड लाइंस में से कैसे हम जीन को ट्रांसफर करें, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा वृहद प्री ब्रीडिंग प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। और ये प्री ब्रीडिंग प्रोग्राम में वैरायटी डेवलप नहीं होता, बल्कि वैरायटी के पेरेंट को डेवलप करते हैं हम लोग, क्योंकि बाज दफे आप देखिए क्रॉस करना मुश्किल होता है। हाँ, जो वाइल्ड रिलेटिव है, तो हम उसको क्रॉसेबल फॉर्म में लेके आते हैं, जिससे कि वो ब्रीडर की तत्काल उपयोग के लिए मिल सके। तो ये हमारा कार्यक्रम है, और मुझे खुशी है कि विभिन्न फसलों में, रागी में, कोदो में, सांवा में, अभी हाल फिलहाल में मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, उसमें हमने 12,000, 18,000, 19,000 ऐसे इवैल्यूएशन के प्रोग्राम विभिन्न क्षेत्रों में चलाए थे। हाँ सर, मिलेट्स की जैसे बात हुई तो अभी रिसेंटली जैसे मिलेट्स का इंपोर्टेंस भी बहुत देखा गया था। 2023 इंटरनेशनल ईयर भी था हमारा, तो सर उस टाइम पे ऐसा कुछ पाया गया है कि हमारे बहुत सारे मिलेट्स की जो वेराइटीज है या कुछ स्पेसीज ऐसी है आपको आइडेंटिफाई हुई जो कि फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नई नई वेराइटी मार्केट में आने की वजह से ये हो रहा है कि जो लोकल वेराइटीज थी जो कि हमारी ड्रॉट रेजिस्टेंट थी या सब कुछ, तो वो धीरे धीरे गायब हो रही है मार्केट से या फिर हमारे किसान के खेतों से। तो क्या उनको कंजर्व करने के लिए भी कुछ NBPGR कोई प्रोग्राम चला रही है? देखिए, जब जो हमारा जो इम्प्रूव्ड प्लांट ब्रीडिंग का प्रोग्राम चला 70-80 के दशकों में, तो उसका जो सबसे बड़ा कैजुअलिटी हुआ मैं कहूँगा वो ये था कि जो हमारी लोकल लैंड रेसेस थी वो धीरे धीरे करके सीन से आउट हो गई। जी सर। क्योंकि लोगों को उच्च उत्पादकता की आवश्यकता थी और गुणवत्ता की आवश्यकता थी, और ये जो लैंड रेसेस थी इनका एवोल्यूशन और जो मॉडर्न वैरायटी का एवोल्यूशन है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये सैकड़ों साल के इवोल्यूशनरी प्रोसेस से नेचुरली इवॉल्व हुई किस्में हैं जिसमें कोई प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटी नहीं हुई। तो वो उत्पादकता के मामले में नवीनतम किस्मों से भिन्न थी, मतलब कम थी। तो किसान जब इकोनॉमिक्स को देखता है तो नेचुरली वो इम्प्रूव वेराइटीज को लगाता है। तो हुआ क्या कि बहुत से ऐसी किस्में थी जो अब शायद ना हो या कहीं हो तो बहुत कम किसानों के पास होंगी, हालांकि जो जीन बैंक में सब कुछ है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य हमारा यही था कि जो लैंड रेसेस हैं या जो ऐसी किस्में हैं जो प्री ग्रीन रिवोल्यूशन माने ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले की थी या इमीडिएटली आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन थी, उनको भी हम मेन स्ट्रीम में लेके आए और उनको भी किसानों के मध्य हम पॉपुलर कराएं। और आपको शायद पता ही होगा, आप लोग बहुत इस दिशा में शोध करते रहते हो कि आजकल भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से प्रोग्राम चल रहा है मीठे बीजों का। मीठे बीज कुछ नहीं है, वो हमारी पारंपरिक किस्में हैं। तो इन किस्मों में खासतौर से मिलेट्स में, और मिलेट में भी माइनर मिलेट्स में या पल्सेस में आप कहें तो जो माइनर पल्सेस हैं, जो प्रमुख पल्सेस फसलें हैं उसमें नहीं, जो माइनर पल्सेस हैं उसमें इस कार्यक्रम को भारत सरकार भी अपना वित्तीय पोषण देके चला रही है। और NBPGR का प्रमुख उद्देश्य इन पारंपरिक बीजों को या मीठे बीजों को किसानों के मध्य
पॉपुलर करना है, क्योंकि इसमें बहुत से गुणों का भंडार है जी जिसका अभी उपयोग हमने नहीं किया है। और आने वाली जो हमारी समझिए कि जनसंख्या है उसकी बढ़त को देखते हुए और उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इन किस्मों का भी समायोजन होना बहुत जरूरी है। तो एनबीपीजीआर इस दिशा में काफी प्रयासरत है और इसके परिणाम निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ेंगे, आपकी लीडरशिप में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। सर जैसे कि हमने बात की कि कोई भी आपातकालीन स्थिति आएगी तो हम जो भी नेशनल जीन बैंक है उसमें हमारे पास जर्म प्लाज्मा उसको यूज में ले सकते हैं। अगर बाय द वे भगवान ना चाहे ऐसा हो कभी भी कुछ भी ऐसी स्थिति आ जाए जैसे अर्थक्वेक की स्थिति या कुछ भी, और जहां पे हमारा जो जीन जर्म प्लाज्मा स्टोर है अगर उसमें किसी प्रकार का नुकसान अगर देखने को मिलता है तो हमारा तो वो एक जगह स्टोर है जर्म प्लाज्मा, तो फिर हम वो कहाँ से लाएंगे सर? कुछ ऐसा आपका चिंता बहुत ही जायज है और ऐसा अतीत में हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें तो इकार्डा का जो जीन बैंक था वो सीरिया में था, एलेपो में। जी सर। और वहां पे जो सिविल वॉर है उसमें वो सारा करीब करीब नष्ट हो गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का एक बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य इस दिशा में आगे बढ़ा है कि अभी आपको याद होगा कि पिछले बजट के सत्र में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक सेकंड जीन बैंक की स्थापना की बात कही है और एनबीपीजीआर, भारत का कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय और आईसीआर इस दिशा में प्रयासरत है। और बहुत जल्द जब आईसीआर अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा करेगा 2028 में, तो हम राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं एक दूसरा जीन बैंक जो किसी भी इवेंचुअलिटी के केस में एक सेफ्टी डुप्लीकेट के तौर पे काम करेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक वॉल्ट नॉर्वे में या फिनलैंड में है, सॉलवार्ड में, जहां पे विभिन्न देशों के बीज रखे हुए हैं, लेकिन भारत चाहता है आत्मनिर्भरता, किसी पे डिपेंडेंट, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो विश्व में आज चल रही है उसके हिसाब से किसी भी देश पर निर्भर रहना हमारे राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। और बहुत जल्द मैं ऐसा कहूंगा कि 2 से 3 वर्ष के अंदर इस जीन बैंक की स्थापना हो जाएगी और ये राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। आज के समय में सर हम बातचीत करते हैं तो जो हमारे कृषि के छात्रों की बात हो या कोई भी युवा साथी जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है तो बहुत जल्दी तनाव ले लेते हैं और तनाव की स्थिति में वो कई बार तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उस तनाव की वजह से बहुत लंबे समय तक वो परेशान रहते हैं और जो अल्टीमेट जो गोल है उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो सर इस लंबी जर्नी से आपने क्या सीखा और कैसे अपने आप को तनाव मुक्त रखे? देखिए, जीवन तो हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो सफल व्यक्ति हैं वो संघर्ष और उस संघर्ष से सीख, तो मुझे लगता है कि जो आधुनिकता आई है उसमें हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, ये सारी चीजें बढ़ी हैं, लेकिन तनाव भी बढ़ा है। लेकिन असली व्यक्ति वो है या छात्र वो है जिसकी लगन है, उसको करने के लिए एक एम है, उसका गोल सेट है कि हाँ हमने ये गोल को अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें वो अपने गोल से भटकना नहीं चाहिए और एक संघर्ष के मार्ग को अपनाकर अपने गोल को अचीव करें। निश्चित तौर पे कृषि विज्ञान में अनुसंधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देता है। इतना मुझे नहीं लगता है हर साइंस के डिपार्टमेंट में या एजुकेशन की लाइन में प्लेटू आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर साइंस में कभी प्लेटू नहीं आएगा। जितने भी छात्र आते हैं सब कहीं न कहीं बेहतर नौकरियों में, रिसर्च में, टीचिंग में, 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 113 से ज्यादा आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, साथ में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत एग्रीकल्चर कॉलेज लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे छात्र आराम से एडजस्ट हो सकता है। बस मूल मंत्र ये है कि आपको अपने गोल को, अपने उसको टारगेट को लॉक करके उस दिशा में आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है। आप सर कृषि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको आप कैसा देखते हो आने वाले, जैसे हम आज बात कर रहे हैं 2025 में, तो 2040 तक या 2047 तक जब हमारा भारत विकसित होगा तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर एजुकेशन किस फेज में आएगा? जैसे सब लोग बोलते हैं कि पहले इंजीनियरिंग का जो है वो आईआईटी का एक टाइम आया था, उसके बाद में डॉक्टरी का आया, तो ऐसे बोल रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर का टाइम आएगा। अब ऐसी टाइम होगा जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमेशा सबका ये कंसर्न होगा कि क्वालिटी फूड मिले। तो आप कैसे देखते हो? मैं ऐसा मानता हूं कि कृषि शिक्षा जो है उसमें सरकार निरंतर सुधार कर रही है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों में नई शिक्षा नीति लाई है, और नई शिक्षा नीति में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और कृषि शिक्षा विभाग है भारत सरकार का, उसने कृषि शिक्षा नीति लाई है। कृषि शिक्षा नीति ऐसी है कि जिस बच्चे का जहां तक सबसे अच्छा उपयोग हो सके उसको वहां तक एजुकेशन दो। जी सर। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जी सर। अगर हम बीएससी करके एक एंटरप्रेन्योरशिप में, स्किल डेवलपमेंट में, रोजगार में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें तो कोई जरूरी नहीं कि हम उच्च शिक्षा तक जाएं। जी सर। उच्च शिक्षा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें उच्च शिक्षा जो टॉप शिक्षा है वहां तक बहुत कम बच्चे जाते हैं, और बाकी सब अपने अपने हिसाब से रोजगार में लग जाते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन कृषि शिक्षा नीति में हुआ है, जिसको अब हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार के और राज्य सरकारों के, और इसमें बच्चों के स्किल के और टैलेंट के हिसाब से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। रही बात आत्मनिर्भर भारत की, और 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो निश्चित तौर पे कृषि विज्ञान एक फ्रंटलाइन सब्जेक्ट होगा, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि जो भोजन की रिक्वायरमेंट है वो कभी खत्म नहीं होगी, और जनसंख्या की वृद्धि भी कभी खत्म नहीं होगी। एक टाइम आएगा जब हम उसको स्टेबलाइज कर लेंगे, लेकिन चाहे 1% की ही दर से बढ़े, जनसंख्या तो थोड़ा बढ़ती ही रहेगी। तो नित्य नए कृषि विज्ञान के आविष्कारों की आवश्यकता होगी, उसमें नई नई किस्मों की खोज होगी, नई टेक्नोलॉजी की खोज होगी। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। बात यह नहीं है कि हम वैरायटी बनाएं, बात यह है कि जो हमारे उपलब्ध संसाधन है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, और साथ में ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो। तो मैं काफी आशान्वित हूँ। जी सर, यूथ का भी सबसे मेन तो सर यूथ के यूटिलाइजेशन की हम बात करते हैं, जो कि मोस्टली आज के टाइम पे हम बात करें तो बहुत ही मतलब ये जो कि जिसका मोबाइल फोन, सोशल मीडिया इसकी वजह से बहुत भ्रमित हो चुका है, तो उसका एक पॉजिटिव वे में हमारे देश के लिए कैसे योगदान हम बढ़ा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपने सर उसकी बातचीत की, कैसे हम और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। क्यों एक IITians जो होते हैं अपनी बीटेक करने के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, कोई भी नई चीज को वो सीखते हैं और फिर वो अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकते, हम उस चीज को और कैसे प्रमोट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे जगह है जहां हम स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, जैसे बी कीपिंग है, बी का मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन है और मार्केटिंग है, बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे सीड हब है। सीड एक ऐसा वो है मतलब जिसकी आवश्यकता किसानों को कभी पूरी नहीं की जा सकती, और किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा इसी में ठगा जाता है। बहुत से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो हैं सीड को अपना रहे हैं, सीड प्रोडक्शन को अपना रहे हैं, सीड हब्स को अपना रहे हैं। जो फार्म मैकेनाइजेशन है उसके हब्स का डेवलपमेंट है, उसमें स्टार्टअप्स आ रहे हैं। पिछले दिनों जब मैं करनाल में था तो हमने बीज का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था। अब हमारे पास समस्या यह आई कि बीज की बुकिंग हो जाती थी, पेमेंट हो जाता, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। जी सर। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज आई हमारे पास जो अमेज़न टाइप डिलीवरी करने के लिए तैयार थी, बहुत मिनिमम। तो ये चीजें हैं जो जैसे जैसे इसमें विकास होगा, इसमें एवेन्यूज और ज्यादा खुलेंगे, स्टार्टअप्स आएंगे, और वो यूथ आएगा। यूथ जरूरी नहीं, हमारी पॉलिसी भी यही कहती है कि जितना भी यूथ एजुकेशन में आता है या एग्रीकल्चर एजुकेशन में आता है, सब PhD करें ऐसा जरूरी नहीं है। जिसका जितना रिक्वायरमेंट हो 10th के उपरांत, वो उस हिसाब से काम करे। किसी को 12वीं पास करा के स्किल डेवलपमेंट में, इंप्लीमेंट्स बनाने में लगा सकते हैं, बी कीपिंग में लगा सकते हैं। जो उससे ऊपर की आवश्यकता रखते हैं उनको BSc दे के हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। तो इस दिशा में प्रयत्न, प्रयास और उसको ग्राउंड पे ले आने का काम तो लगातार चल रहा है, मुझे लगता है। और 2047 में जो इस देश का स्वरूप होगा, एक तो 5 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी होगी हमारी, और विश्व में एक फोर्स के तौर पे विश्व गुरु जिसकी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो विश्व गुरु भारत 2047 में जरूर बन के रहेगा। सर जैसे आपने बताया अमेजन की तरह वो होगी,
तो ऐसा टाइम भी आएगा एग्रीकल्चर में कि किसान खेत पे बैठ के अपने मोबाइल फोन से ऑर्डर करेगा, चाहे वो कोई भी केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो या कोई भी सीड हो, वो अपनी वेराइटी सेलेक्ट करेगा कि मेरे को गेहूं में ये वेराइटी चाहिए, तो वो फार्म पे पहुंचेगी। ऐसा टाइम आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, वो तो बहुत जल्दी आएगा। वो उसको आने में तो 2-4 वर्ष का ही समय समझिए। पिछले दिनों कल ही परसों में एक वीडियो देख रहा था, एक स्टार्टअप था जिसमें वो इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और ट्रैक्टर को एक जियो मैपिंग कर दिया खेत का, उसको सारा फीड कर दिया, ट्रैक्टर ड्राइवरलेस होकर जुताई बुआई कर रहा है। तो ये बहुत जल्दी आएगा इस देश में। हम जिस विकास के मार्ग पे चल रहे हैं वो आने में समय देर नहीं है, अब बहुत जल्द आएगा। सर मुख्य समस्या ये होती है ना हमारे कि 85 से 90% जो किसान हैं वो हमारे मार्जिनल और स्मॉल है, तो प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि फिर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की हम बात करते हैं तो वो मतलब शेयरिंग बेसिस पे ही हम कर पाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी 10 से 12 लाख की टेक्नोलॉजी या फिर खरीदना एक फार्मर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ किसानों को अगर हम छोड़ दे तो। टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी भारत का किसान मौजूदा समय में अपनाने में मेजॉरिटी अब जो फार्मर है वो सक्षम नहीं है। हाँ, क्योंकि सीमांत हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी जोत बहुत छोटी है। हाँ, तो हमको लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। अब आप एक चीज जैसे संरक्षित कृषि है जिसमें कि ग्रीन हाउस में बेमौसम फल सब्जियों का उत्पादन है। अब एक स्ट्रक्चर है जो बहुत ही हाई एंड है, अब उसको तो हमारे ख्याल से 2% किसान भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, नहीं लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी भी दिया है जिसमें जो लोकल संसाधन है, बांस है और भी चीजें हैं, उसका इस्तेमाल करके कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी में किसान आप देखेंगे बहुत बेमौसमी फलों और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और उनका मूल्य भी उसी हिसाब से मिलता है। तो मुझे लगता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो योगदान है, मतलब इस देश की कृषि के मतलब सुधार में, वो उसका अनपैरेलल है विश्व में कहीं भी। इतना बड़ा नेटवर्क जिसमें 5000 वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों का एक नेटवर्क है, 736 कृषि विज्ञान केंद्रों का, वो सब उन किसानों पे केंद्रित हैं जिसके पास संसाधन की कमी है। जी सर। वो बेचारा मतलब 2 एकड़ जमीन भी जिसके पास शायद ना हो और अगली जनरेशन में शायद वो 2 भी आधे में बढ़ जाए। तो हमको जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद की नीति है, जो हमारे सीमांत किसान हैं उनको लो कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देना है। जी सर। वरना तो आप देखिए भारत विश्व में इकलौता देश है जो किसानों के अधिकारों को संरक्षित करता है। कोई भी देश है जहां फार्मर्स राइट को पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। इसीलिए मल्टीनेशनल्स भी बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में यहाँ काम करती हैं। नहीं तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी और न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी है कि आप अगले जनरेशन में बीज नहीं बो सकते। हाँ, में होता है ऐसा, आपको दोबारा परचेस करना पड़ेगा। जी सर। लेकिन भारत के किसान को संपूर्ण आजादी है, वो अपना बीज ना सिर्फ बो सकता है, उसको किसी को दे सकता है और बिना लेबल किए बेच भी सकता है। जी सर। तो ये सब सुविधाएं हैं और हमारा जो नीति है, जो दिशा निर्देश है, वो इन्हीं किसानों के लिए है। तो सर जैसे कि सीड से रिलेटेड अगर हम बात करें, कोई बीएससी का स्टूडेंट है, एमएससी है जिसने कर ली अपनी, तो वो सीड से रिलेटेड क्या बिजनेस कर सकता है? मतलब एज ए एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम बात करें कि वो कैसे मतलब क्या कंपनी सेटअप कर सकता है, या फिर कोई भी जैसे हमारी कोई भी नई वैरायटी डेवलप होती है क्या उसके मल्टीप्लिकेशन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है एग्रीकल्चर का, तो वो किस प्रकार से इन्वॉल्व हो सकता है अगर होना चाहता है? देखिए, जो गेहूं में शुरुआत किया था मैंने भारतीय जो गेहूं अनुसंधान संस्थान में, वहां करीब 600 कंपनी है जो फार्मर ओन्ड है, जो किसानों द्वारा ओन्ड कंपनियां हैं, जो छोटे किसान हैं या ग्रुप ऑफ फार्मर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उनको रजिस्टर किया और फिर जब मेरी नई कोई किस्म आई तो हमने उसका जो लाइसेंस है उनको दिया, कुछ पैसा लेने के बाद, जो लाइसेंस फी जिसको कहते हैं। लेकिन आपको एक अधिकार दिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान के किसी भी संस्थान और किसी भी कमोडिटी फसल के बीज को आप मल्टीप्लाई करो और उसको ट्रूथफुली लेबल सीड के तौर पे बेचो। जी सर। और हो सके तो जब हम ब्रीडर सीड बेचते हैं तो टैग भी देते हैं, तो आप उसको एक फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड भी बेचो। जी सर। और इस दिशा में किसानों को जो भी एक ट्रेनिंग का आवश्यकता होता है कि आधुनिक बीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, तो क्या क्या तकनीक है, कैसे उसके आनुवांशिकी शुद्धता को हम ध्यान में रखते हुए बीज को मेंटेन कर सकते हैं,
किस तरीके से उसमें जो एक स्टैंडर्ड है, सीड स्टैंडर्ड, उसको पालन कर सकते हैं, इसका एक ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं विभिन्न संस्थान। तो किसानों के लिए और खासतौर से जो युवा हैं, जो इंटरमीडिएट कर लिए या बीएससी एग्रीकल्चर कर लिए, उनको असीम संभावनाएं हैं इस दिशा में कि वो, मुझे लगता है कि बीज उत्पादन, बीज एक ऐसा चीज है जो कभी भी पूरा 100% पूरा नहीं किया जा सकता जी सर। और इसीलिए इसमें दुनिया भर की चोर बाजारी भी होती है। स्पूरियस सीड बिकता है, नकली बीज बिकते हैं, क्योंकि कमी है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इस तरह की चीजें होने की संभावना रहती है। अभी राजस्थान की मैं फिलहाल घटना बताता हूँ सर। गंगानगर हनुमानगढ़ है हमारे, वहां पे हमारे कृषि मंत्री है, उन्होंने मतलब वहां पे छापा, मतलब वहां पे मारा और वहां पे बहुत सारी कंपनियों को बैन किया है कि वो नकली सीड बेच रही थी। और ये भी मेरे मतलब इनडायरेक्टली फिर सुनने में आया वहां से कि कुछ ही कंपनियां वहां पे जो ओरिजिनल सीड देती है और सब लोगों ने जो है अपना मतलब ग्रुप बना के उस प्रकार से जो है सीड का मतलब जो बिजनेस करते हैं। और जो अगर फार्मर को जो सबसे मेन चीज रिक्वायरमेंट है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट अगर अच्छी यील्ड चाहिए तो सर वो सीड है। अगर बीज अच्छा नहीं है तो फिर तो वो चाहे उसमें कितना ही फर्टिलाइजर अच्छा डाल दे, कितना ही अच्छी पैकेज और प्रैक्टिस कर दे, कुछ नहीं होने वाला। सर जैसे ब्रीडिंग की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट में तो जैसे कि आपने बता ही दिया मतलब एआरएस सर्विसेज और है, ब्रीडर की प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें कितने रिक्वायरमेंट है? एक मतलब कोई ब्रीडिंग में बहुत अच्छा है और वो प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहता है एज ए ब्रीडर, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, जो मुख्य फसलें हैं जैसे धान और गेहूं है, जिसमें पब्लिक सेक्टर करीब करीब 100%, अब कुछ प्राइवेट आने लगे हैं, अन्यथा तो अब मक्का है, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, सब्जियां, फल, ये सब में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और ना सिर्फ ब्रीडर जो हमारे निकलते हैं विभिन्न संस्थानों से, उनकी आवश्यकता पड़ती है, और बल्कि प्लांट प्रोटेक्शन के साइंटिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट और भी विभिन्न जो डिसिप्लिन है, सबके साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जितने हमारे स्नातक और परास्नातक निकलते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है उनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो ये रिक्वायरमेंट तो मुझे लगता है कि हमेशा बनी रहेगी। और जैसे जैसे हमारे लोग विभिन्न प्रकार के अपने व्यंजनों को बदलेंगे और नई नई फसलों का यहाँ पे आगमन होगा, तो उसमें ब्रीडिंग साइंटिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, बहुत इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है भविष्य बड़ा उज्जवल है इसमें। तो सर जैसे कि एक जो माइंडसेट है जो कि आज के यूथ का भी है और थोड़े थोड़े पेरेंट्स का भी है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सर्विसेज को लेके बहुत ज्यादा होता है इवन, तो वो मतलब एक प्राइवेट की तरफ कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए कि हाँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको देश के लिए योगदान देना है तो आप कहीं से भी दे सकते हो, तो वो कैसे सर? तो आप देखिए, जो हमारा प्राइवेट का एक पार्टनरशिप है, इसमें बहुत जगह गवर्नमेंट का पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है, लेकिन जो ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम है भारत के अलावा हर जगह ये प्राइवेट के हाथ में है। जी सर। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमेशा हमेशा ये सरकारी नौकरियां ही चलती रहेंगी, तो हम निश्चित मानिए इनमें गिरावट तो होगी और ज्यादा से ज्यादा इसमें प्राइवेट का पार्टनरशिप बढ़ता जाएगा। तो एक मनस्थिति है, उसमें बदलाव की जरूरत है। हमारे पेरेंट्स हों या छात्र हों, ये ना समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट में जाना है, क्योंकि जहां तक पे पैकेज की बात है और अन्य पर्क की बात है, तो प्राइवेट तो मुझे लगता है बेहतर ही है सरकारी उससे, तो संभावनाएं तो असीम है। तो सर ये वो प्रेशर बोलते हैं ना लोग कि गवर्नमेंट में आराम है, प्राइवेट में प्रेशर ज्यादा है, तो क्या सच में आपने ये फील किया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि काम करने का तो मौका दोनों में एक समान है। प्रेशर डिलीवरी का दोनों तरफ है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सरकार में भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप आए चले गए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अकाउंटेबिलिटी दोनों जगह है और प्रेशर भी करीब करीब समान है। तो और ये प्रेशर करीब करीब बराबर क्या और ज्यादा ही होता रहेगा, क्योंकि प्राइवेट में भी वर्कलोड जब बढ़ेगा, गवर्नमेंट में जब वर्कलोड बढ़ेगा, स्टाफ थोड़ा कम हो गया है, तो पहले जो काम 2 आदमी करते थे वो अब 1 को करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे प्रेशर तो यहाँ भी उतना ही है। डिलीवरी का जो प्रेशर है वो रहेगा। और हमने ये भी सुना है कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट जॉब को पहले इतना ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए दिया जाता था कि पहले इतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ऑफलाइन था, तो उसमें पता भी नहीं चलता था कब कौन आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो आजकल वो नहीं बचा है। तो क्या ये सच है सर? जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है सरकार में प्राइवेट से बहुत ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा है। और खासतौर से ना सिर्फ अटेंडेंस का बात करें बल्कि आउटपुट की भी बात करें, आईसीआर में भी 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी।
जी सर। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एकदम निश्चिंत रहें, प्राइवेट में आप निकाल दिए जाएंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो यहाँ भी सब तरह के प्रावधान है रूल्स के अंदर कि आपको निकाल दिया जाए। तो ऐसा बात नहीं है, प्रेशर तो समान है। हाँ सर, और दूसरी हम बात करते हैं, जैसे कि आप प्रेशर की बात बता रहे हो, तो आजकल जैसे प्राइवेट में सर एक कंसेप्ट चल रहा है, जैसे मोस्टली एमएनसीज में ज्यादा चल रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम, या अगले को मतलब जो भी कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉय है, उनको पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपना आप जहां से भी करो, आप हमें काम करके दो। मतलब वहां पे जो क्वालिटी वर्क है उस पे ज्यादा मतलब प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। मतलब तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसी चीज आएगी आने वाले टाइम में, कुछ ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो एक आकस्मिक तरह का अरेंजमेंट था जब कोरोना आया। अब हाँ। एमएनसीज अपना खर्च बचाने के लिए, ऑफिस स्पेस बचाने के लिए, एक तरीके का जो टैलेंट का दोहन है ना, वो हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे भी काम करते हैं प्राइवेट में, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक। अगर हम स्वस्थ रहेंगे जब ही काम दे जी पाएंगे। सर। तो मुझे उचित नहीं लगता है। मैं फिजिकल, और ये बायोलॉजिकल साइंस है एग्रीकल्चर, तो जी सर। इसमें वर्क फ्रॉम होम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जी सर। एक और चीज सर, एजुकेशन सेक्टर में मैं जानना चाहूंगा आपके व्यू। अभी जो एजुकेशन है, एक हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले मोस्टली ऑफलाइन मोड होता था, कोरोना की वजह से अपॉर्चुनिटी आई और ऑनलाइन मोड की तरफ स्टूडेंट जो है वो जाने लगे, क्योंकि एक्सेस ही वही था हमारे पास। तो आप इसको कैसे देखते हो? मतलब दोनों में से कौन सा बेटर है, या फिर दोनों के प्रोज और कौन सा सर? मुझे लगता है, मैं देखिए बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ एक गुरु शिष्य की परंपरा रही है, और एक जो पर्सनल बॉन्डेज और केमिस्ट्री छात्रों और शिक्षक के बीच में होता है फिजिकल प्रेजेंस से, जी सर। मुझे नहीं लगता वो ऑनलाइन में आ सकता है। जी सर। एक मोनोटोनी हो जाती है ऑनलाइन में, आप आए अपना पावर पॉइंट, वो ठीक नहीं मानता हूं मैं। जी सर। अगर बेहतर का बात करेंगे तो निश्चित तौर पे फिजिकल। अगर आप किसी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई बीमारी जैसे परिस्थितियां बनी थी 2020 में, वैसे है, तब तो कोई चारा नहीं है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि एक फिजिकल कांटेक्ट बेहतर होता है। जी सर, लेकिन एक्सेस की हम बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस की, तो वो कहीं से भी मतलब कहीं पे भी बैठ बिल्कुल के हम बिल्कुल। ले सकते आजकल तो गूगल के जमाने में आप कुछ भी आप कहीं से भी ले ली। हैं। बिल्कुल। तो वो तो बातें हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, तो आप मैंने देखा है, लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और फिर मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट देखते हैं। जी अरे सर। फिर डॉक्टर का क्या वैल्यू रह गया? फिर तो गूगल से ही डॉक्टरी करा ले। तो जी वो सर। चीजें संभव नहीं है, लेकिन वो बढ़ रही है निश्चित तौर पे। एक और चीज सर, आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से की है, और बीएचयू अब जानी जाती है अपनी सीनियरिटी जूनियरिटी के लिए। मैं अभी भी यहाँ पे भी हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छी लाइजनिंग होती है अपने बैचमेट्स में भी और अपने सीनियर जूनियर्स के बीच में भी, जो कि आजकल के जो मतलब जो बीएससी कर रहे हैं, जो छात्र एमएससी कर रहे हैं, मतलब उनमें कम देखने को मिलती है। अपने सीनियर्स की वो कम रेस्पेक्ट करते हैं। तो सर आप इसको कैसे देखते हो, और आपके टाइम पे वो कैसी रेस्पेक्ट थी सर? बनारस की तो आबो हवा ही अलग है ना। वहां तो मतलब एक भाव है गुरु शिष्य जूनियर सीनियर का, जो मुझे लगता है और कहीं नहीं है। आज भी बनारस में वही परिस्थितियां, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक भाव था गुरु शिष्य का और अपने जूनियर सीनियर के प्रति आदर सम्मान लगाव का। वो भाव तो शायद कम हो रहा है भौतिकता की वजह से, लेकिन हमें उस पर भी काफी ध्यान देना चाहिए। वो भी एक चीज है जो एजुकेशन या शिक्षा के दौर में हमको सीखने को मिलती है। और एक परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, किसी को कोई आवश्यकता है तो जूनियर सीनियर सब छात्र शिक्षक मिलके उसकी मदद करने का भाव, वो शायद अब कहीं न कहीं कम होता जा रहा है। जी सर, वो मिसिंग है, कहीं मिसिंग है बिल्कुल। इन चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल सर। सर आपके कॉलेज टाइम की, बीएससी एमएससी टाइम की कोई आप कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोई खास याद आपको कुछ हो? मैं जब पीएचडी में था तो डॉक्टर बोरलाग का आगमन हुआ था कानपुर में, और वहां पे उनके हाथ से लिखा हुआ एक नोट मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि एज ए प्लान ब्रीडर, मतलब आपकी सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मतलब डॉक्टर बोरलाग एक ऐसे व्यक्तित्व था जो बड़ा टावरिंग पर्सनालिटी था, और मतलब जब तक उनकी शारीरिक क्षमता थी तब तक वो कार्य करते रह गए। हमारा सिस्टम तो अलग है ना, 60-62 साल के हुए फिर आपको सेवानिवृत्त किया जाता है। जी सर। लेकिन जो अनुभव होता है वरिष्ठ नागरिकों में, भारत सरकार को कुछ ऐसा कार्यक्रम सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ा
एक अनुभव का भंडार हमारे पास पड़ा जी हुआ है। सर। जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ किए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने परिवेश में कह रहा हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है जी सर। कि अनुभव का यूटिलाइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाता जी है सर। बजाय हमारे देश के। तो निश्चित तौर पर सरकार का इस पर ध्यान है और आने वाले दिनों में इसका भी उपयोग राष्ट्र के निर्माण में कैसे हो, बिल्कुल सर। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जी सर। क्योंकि इतना साल हमने सरकारी नौकरी की और देश की सेवा की, जी सर। एक समय आता है जब आपको समाज की सेवा करने के लिए अवसर दिया जाता है, तो जी वो सर। भी एक परिस्थिति है। जी सर। और आपका इस देश ने भरण पोषण किया, आपको नौकरी की, आपके बच्चे पाले, एक सर। आपके पे बैक का टाइम है। हालांकि वो किसी भी स्टेज वाइज नहीं है, सबको पे बैक करना चाहिए, जी सर। लेकिन खास तौर से सेवानिवृत्त जीवन में पे बैक का ज्यादा औचित्य। आदमी बिजी भी रहेगा और समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो करेगा, और देश और राष्ट्र का निर्माण सबसे बड़ा मोटो है जो मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। हाँ, अभी बीच में मेरा एक सवाल आ रहा है सर। सवाल तो ये पहले करना चाहिए था, जीन बैंक से रिलेटेड ही आ रहा है। क्या जो जीन बैंक की हम बात कर रहे थे उसमें कोई भी आके विजिट कर सकता है मतलब, या नहीं देख सकता? उसमें एंट्री मतलब प्रोहिबिटेड है? एंट्री जीन बैंक में इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है हाँ। क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव प्लेस है, और लेकिन हम अलाउ करते हैं। छात्र आते हैं हमारे यहाँ विभिन्न संस्थानों से, और उनको एक टूर हम अरेंज कराते हैं जीन बैंक में। और भी किसान आए, कोई आए, अगर हमारे व्यवस्था को लगता है कि उचित होगा इनको दिखा दिया जाए, तो उनको निश्चित तौर पे मौका दें। अदरवाइज ये रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि हाँ इसको ये देखने का कौतूहल है, तो उसको दिखाने का मौका अवश्य देते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। और जो नया जो जीन बैंक बनेगा उसमें सेम जर्मप्लाज्म यहीं से ट्रांसफर होगा या क्या, कैसे सर उसमें? तो एक लंबा प्रोग्राम है। यहाँ के जर्मप्लाज्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और नए भी जो नया जीन बैंक है बन रहा है वो हमारा बड़ा यूनिक जीन बैंक होगा। वो स्टेट ऑफ आर्ट होगा। एक तो उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा मानते हैं कि जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो वो हमने लगानी है। और ना सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर के लिए है बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लिए है, और सार्क नेशंस का भी कालांतर में अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका भी जीन बैंक बनेगा। आपको पता है बिम्स्टेक का भी एक जीन बैंक बन रहा है ढाका में। तो उससे कहीं आगे बढ़ के, क्योंकि हमारे पास 10 लाख किस्म के बीजों के संरक्षण की कैपेसिटी होगी। हालांकि 10 लाख तो यहाँ भी है, लेकिन वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाएगा। और प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर, क्योंकि आप जानते हैं कम्युनिटी सीड बैंक फार्मर द्वारा ही संरक्षित है देश के विभिन्न भागों में। तो उन सीडों को भी हम, उन बीजों को भी ये प्रयास करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लेके आए। जी सर। और सर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, आप फेलो भी रह चुके हो, मतलब आप जो NSAI है उसके फेलो, इंसा के आप फेलो, नास फेलो हो आप। तो एक साथ इतने फेलो होने पे सर आपको कैसा फील आ रहा है, और कैसे जो हमारे यंग जो साइंटिस्ट भी कोई बनता है या फिर कोई भी, वो कैसे मोटिवेट रह सकते हैं कि वो भी हर जो जितने भी हमारे एसोसिएशन है उनके फेलो वो बन सके? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो जो पुरस्कार हैं वो निश्चित तौर पे आपको देंगे सरकार के माध्यम से, गैर सरकारी माध्यमों से। अच्छा अनुभव होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपना कार्य अच्छे तरीके से करना है, और अगर आप अच्छा तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे फेलोशिप मिलेगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत किस्म के पुरस्कार मिले, फेलोशिप मिली, इंसा, नासी, नास, तमाम तरीके की फेलोशिप मिली। लेकिन शायद हो सकता है इससे हमको एक प्रोत्साहन मिला हो। अवार्ड क्या है? प्रोत्साहन का एक जरिया है। तो अच्छा कार्य करें और पुरस्कार मिले तो और अच्छा करने की एक इच्छा पैदा होती है। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। बहुत आपने विस्तृत से आपने जानकारी दी सभी चीजों के बारे में। आपने ब्रीडिंग को बहुत अच्छे से समझाया, आपने जो जीन बैंक है उसके बारे में समझाया, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है मतलब, और एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, क्यों ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपने बताया। तो हम बहुत आभारी है कि आपने हमें सर अपना अमूल्य वक्त दिया। और इसी प्रकार से हम तो चाहते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट या फिर जो एग्रीकल्चर चूज करना चाहते हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं
तो उनको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, एक्सपीरियंस मिला होगा। सर का जो एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का आईसीआर के साथ, वो सर ने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सर लास्ट में एक मैसेज जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आप दे दीजिए शॉर्ट में कुछ। मैंने पहले भी कहा, परिश्रम और हार्ड वर्क, और जिस भी प्रोफेशन में, या फार्मर है तो नई टेक्नोलॉजी लाने का परिश्रम, उसको इम्प्लीमेंट करने का परिश्रम, अपने गोल को सेट करें और उस गोल पे आगे बढ़ें। ये हार्ड वर्क, और यही एक मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा कर्तव्य हमारे राष्ट्र के प्रति है, तो उसको पूरा करने के लिए हमको एक अवसर मिला है, और हम अगर उसको व्यर्थ में गंवा देंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।